ठीक है, या गुड मॉर्निंग प्राची, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का एक छोटा सा कहानी है जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा, आपके जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। निधि कुमारी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्या है, एक बार हमने ये कहानी जो हमने रेडियो पे सुना था, रेडियो पे या हम कह सकते हैं कि यूट्यूब चैनल पे हमने ये कहानी सुनी थी, बहुत ही बेहतरीन कहानी। मेरे दिल को छू गया ये कहानी। दिल को छू गया क्या मतलब, ये पॉजिटिव आपको अप्रोच देने वाला है कहानी। कहानी कुछ ऐसा है कि एक बार एक बिजनेसमैन की कहानी है ये। बिजनेसमैन अपने एक सेमिनार में कुछ भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे जिंदगी के 3 गुरु रहे। ये भी हमने एक रेडियो जॉकी है, उन्होंने ये स्टोरी सुनाया था। ठीक है, तो एक बिजनेसमैन थे, वो एक सेमिनार में बोल रहे थे और वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो अपना सक्सेस स्टोरी सुना रहे थे। और उन्होंने कहा कि मेरे 3 गुरु हैं, ठीक है, और इन 3 गुरुओं के वजह से ही हम ये इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाए हैं। तो लोगों ने पूछा कि कौन है वो 3 गुरु, कौन है वो 3 गुरु जिसके वजह से इतना सक्सेसफुल बिजनेस आपने खड़ा किया। तो बिजनेसमैन ने कहा कि ऐसा भी मेरा समय था जब हम एकदम निर्धन हुआ करते थे, मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था और बिजनेस जो है वो चला ही नहीं, बिजनेस एकदम डूब गया। कई सारे अलग अलग बिजनेस हमने स्टार्ट किया लेकिन वो कोई भी बिजनेस नहीं चला, बिजनेस जो है वो टूट गया। फिर हमने घर त्याग दिया, घर छोड़ दिया कि अब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक हम वापस नहीं आएंगे। अब घर पे कुछ रह नहीं गया, हमने घर त्याग दिया, हम घर छोड़कर चले गए। घर छोड़कर जब रास्ते में जा रहे थे तो हमने देखा कि एक कुत्ता है, और वो कुत्ता क्या कर रहा है, वो कुत्ता दौड़ के जा रहा है। एक नदी है, उस नदी के पास जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है, दौड़ के जा रहा है नदी के पास, फिर वापस आ जा रहा है। एक बहुत देर तक ये कुत्ते का एक्टिविटी को देख रहे थे। और वो देखते देखते कुत्ते के पास गए और नदी के पास गए। नदी के पास गए तो देखा कि कुत्ता आ रहा है, नदी में अपना चेहरा देख रहा है और फिर वापस चला जा रहा है। वो चेहरा देखकर डर जा रहा है कि कोई और है यहाँ पे, कोई और है जो खतरा है इसका। ठीक है, बार बार यही कर रहा था, अपना चेहरा देख रहा था, डर के वापस चला जा रहा था, चेहरा देख रहा था, डर के वापस चला जा रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लीजिएगा। फिर अचानक से क्या हुआ, कुत्ता आया दौड़ते हुए और छलांग लगा दिया, नदी उसने पार कर ली। उसने क्या किया, वहां पे एक शिक्षा मिलती है आपको, एक लेसन आप सीखते हैं वहां पे। क्या सीखते हैं वहां पे, क्या लेसन वहां पे सीखते हैं? तो ये सीखते हैं कि जो डर है, डर, बस उस डर को देख के आप पीछे हट रहे हैं। ये ऑब्स्टिकल है, ये डर है, उस डर के वजह से आप पीछे हट रहे हैं। अगर उस डर का डट के सामना करके छलांग अपने जीवन में लगाते हैं तो उस डर को आप ओवरकम कर सकते हैं, ओवरकम करके सक्सेस की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन लेसन वो कुत्ते ने इन महाशय को सिखाया। ऐसे कई सारे गुरु, ऐसे कई सारे लेसन उन्होंने सीखा, और टोटल 3 लेसन उन्होंने सीखा। ठीक है, टोटल 3 लेसन उन्होंने सीखा। और ये जो 3 लेसन उन्होंने सीखा, ये 3 लेसन सीखने के बाद वापस से गए अपने घर गए और फिर से नया बिजनेस स्टार्ट किया। और नया बिजनेस स्टार्ट करने के साथ ही वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। तो बात ऐसा है कि आपका जो डर है, उस डर को पहले ओवरकम करना बहुत जरूरी है। डर को ओवरकम करिए और फिर आप सक्सेस आप टच कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज, तो अभी बच्चे सब जुड़ रहे हैं, है ना? ऑल राइट। उसके पहले कि हम और सेशन आगे बढ़ाएं और हम मेन जो हम लोगों का टॉपिक है उसको शुरू करें, हम चाहते हैं कि कुछ एक चेक कर लें। हाँ, गुड मॉर्निंग सानिया, गुड मॉर्निंग। हमारा वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? वीडियो कैसा चल रहा है? वीडियो लैग कर रहा है, हमारा वॉइस लैग कर रहा है? गुड मॉर्निंग वैष्णवी, गुड मॉर्निंग। तो ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें हमारा वीडियो और ऑडियो दोनों के बारे में। शिवानी, गुड मॉर्निंग शिवानी गुप्ता, गुड मॉर्निंग। ओके, सब सही है। चलिए, तो जिसको भी हमारा वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है वो लोग क्या करें, वो लोग अपना नेटवर्क थोड़ा सा देख लें और फिर वापस से ज्वाइन कर लें। ठीक है,
ऑल राइट, तो ये कहानी था, एक कहानी, बहुत ही बेहतरीन कहानी था, जो वो बिजनेसमैन हम लोगों को सिखाकर चले गए कि डर को ओवरकम करिए, डर को क्या करिए, ओवरकम करिए, और आप अपने सक्सेस की सीढ़ी को टच कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से। एक बार मुझे एक कोट याद है कि वो जो कोट है वो बहुत ही फेमस एक साइंटिस्ट ने दिया था, और कौन दिया ये आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं कि किसने दिया, बस कोट याद है मुझे। गुड मॉर्निंग शाहीना तबस्सुम, गुड मॉर्निंग। वो कोट ऐसा है कि आप जब गलती करते हो, ठीक है, गलती करते हो तो गलती करते जाओ, नया गलती करो, ठीक है, एक गलती को दोबारा रिपीट ना करो। गलती करना गलत नहीं होता है, गलती करना नहीं होता है, गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं, है ना। इस पर एक छोटा सा हमारे साथ घटित एक छोटा सा घटना, हम इसलिए बोल रहे थे कि सब ज्वाइन कर ले, उसके बाद हम लोग मेन अपना मुद्दा शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक ऐसे ही हम कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और जैसे सब लोग ज्वाइन कर लेंगे हम लोग शुरू कर लेंगे, ठीक है। बस 1-2 मिनट का रहेगा, उसके बाद हम लोग शुरू कर लेंगे क्लास को। तो क्या था कि एक पानी गर्म करना है, ठीक है, पानी गर्म करना है, और पानी गर्म करने के साथ साथ मुझे क्या करना है, पानी गर्म करने के साथ साथ मुझे कुछ और भी करना है, या दूध गर्म करना है, मान के चलिए पानी भी गर्म करना और दूध भी गर्म करना है, दोनों गर्म करना है, ठीक है। क्योंकि यह मौसम ऐसा है कि इसमें सब कुछ गरम गरम लेना है ना, मौसम नहीं, डिजीज ऐसा है, कोरोना ऐसा है, तो पानी भी गरम लेना है और दूध भी गरम लेना है, लेकिन दोनों को एक ही बर्तन है मेरे पास गरम करने के लिए। मैं पहले क्या करूंगा, दैट इज द क्वेश्चन। मुझे बताइए तो, आप लोग सब बताइए तो, मेरे पास एक बर्तन है गरम करने के लिए, और मेरे पास दूध भी है और पानी भी है, और दोनों गरम करना है। पहले क्या गरम करेंगे, या फिर हम कैसे, हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है। पहले हम क्या गरम करेंगे, बताइए जरा, सब लोग बताइए तो, अपना 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 हाँ राय दीजिए। सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे वाटर, ओके। एक ही बर्तन है, सो हम एक ही गरम कर सकते हैं, यस, पानी गरम करेंगे पहले, है ना। लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, ये बेसिक कॉमन सी चीज है। लेकिन मैं किचन पहली बार गया था उस दिन, क्या गया था, पहली बार किचन में एंटर किया था अपने जीवन में। मुझे लगा कि हम लोग दूध गर्म कर लेते, पहले मैंने बिना सोचे समझे दूध गर्म कर लिया, है ना। दूध गर्म कर लिया, फिर दूध का बर्तन गंदा हो गया, फिर धोना पड़ा। लेकिन बिना धोए हम पहले अगर पानी गर्म करते तो हम धोने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी बर्तन में हम दूध पलट के दूध गर्म कर लेते, है ना। एक्सपीरियंस। तो हमें क्या, हमने ये गलती किया, लेकिन जब सेकेंड टाइम मुझे सेम चीज करना था, मैंने पहले पानी गर्म किया, तो मैंने इस गलती से सीखा। अगर हम गलती नहीं करते, क्योंकि ऐसा जीवन है, ऐसा ऐसा माहौल है कि यहाँ पे किसी को सिखाने का टाइम नहीं रह गया। क्लास करते हो बस, आपके घर वाले पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के एक एक गलती पर आपको सिखाए, है ना। तो गलतियां करनी, आजकल के जीवन में गलतियां करना जरूरी है। पहले भी गलतियां लोग करते थे, उसी से सीखते थे। पहले कुछ लोग गलती कर चुके थे, उसने एक्सपीरियंस लिया, उसने किसी पे लिख कर गया, ठीक है, कोई किसी पेपर पे या किसी बुक पे लिख कर चले गए वो, और वो देखकर लोग सीखे, है ना। तो वो पहले गलती कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना गलती का परफॉर्म कर रहे हैं। तो गलती ऑलरेडी हुआ है, उस गलती को हम लोग क्या कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, लेकिन सेम गलती हम लोग नहीं करते। तो थॉमस अल्वा एडिसन, शायद उन्होंने कहा था कि गलती करो, सही है। आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में गलतियां आ सकती है, कॉन्सेप्ट में, टेस्ट में गलतियां हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है इसमें, गलती करना गलत नहीं होता है। लेकिन एक ही गलती को दोबारा करना ये गलत होता है। आपने देख लिया कि इस टेस्ट में मेरा ये स्कोर थोड़ा सा क्या है, कम आ गया है, टेस्ट में क्या हुआ है, स्कोर कम आ गया, ये क्वेश्चन मैंने गलती किया, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा तो हमसे गलती हो रहा है, अगले टेस्ट में उस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा आप गलती नहीं करोगे। लेकिन अगर अगले टेस्ट में भी सेम गलती करते हो तब आप मूर्खता कर रहे हो, तब आपको सुधार की जरूरत है, आपको मार की सॉरी सुधार की जरूरत है, ठीक है। तो ये गलती को दोबारा नहीं करना चाहिए, राइट। चलिए, आई होप सब लोग जुड़ गए होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी अपना सेशन को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सेल के बारे में, है ना, सेल साइटोप्लाज्म। लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया और इसके वजह से जो है हम लोग नहीं कंटिन्यू कर पाए, है ना। तो उसके बदले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेम चीज, थोड़ा सा और थोड़ा एक्स्ट्रा भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि 10 बजे तक जितना हो सके हम उतना आपको
बता दे। तो हमने कल लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था, है ना। लास्ट क्लास में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था और हमने देखा कि साइटोप्लाज्म में हमारा जो साइटो टर्म है, हमारा जो साइटो टर्म है ये इंडिकेट करता है सेल को, है ना, और प्लाज्म टर्म इंडिकेट करता है फ्लूइड को, राइट। हमने ये भी देखा। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि साइटोप्लाज्म के दो हिस्सों, साइटोप्लाज्म को दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, एक साइटोसोल और दूसरा क्या है बताइए, सेल ऑर्गेनेल्स या सेल कंपोनेंट्स, सेल ऑर्गेनेल्स या सेल कंपोनेंट्स, ठीक है। साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स दोनों को मिलाकर हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। हमने देखा था कि साइटोसोल में क्या क्या मटेरियल होते हैं, यस, वाटर होते हैं, वाटर के साथ साथ एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसके साथ साथ अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, कुछ अमीनो एसिड्स, उसके बाद कई सारे क्या होते हैं, शुगर होते हैं, उसके बाद लिपिड्स होते हैं, हमने ये सारी चीजें देखी, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये सब हमने देखा, है ना, कि सेल के अंदर उस फ्लूइड में क्या डिसॉल्व या क्या क्या मटेरियल्स रहता है। उसके अलावा हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, हमने ये भी देखा कि सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के नाम भी हमने लिखे थे यहाँ पे, जैसे इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स है, हाँ करेक्ट शिवानी, करेक्ट, सही बात है, एकदम सही है, ठीक है। तो हमने कई इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा, क्या क्या देखा, तो हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ठीक है, ये सब कुछ हमने देखा, कल हमने उसको नोट किया था, यही तक हमने कल पढ़ा था, है ना। ओके, गोल्गी बॉडी, यस, गोल्गी बॉडी एक्सेट्रा। अब एक छोटी सी चीज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म हमने क्या पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मूव करता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो मूव करता है, और इसीलिए हमने कहा कि फ्लूइडिक नेचर, सो इसमें फ्लूइडिटी है, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, हमने कहा फ्लूइडिटी है। तो फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, फ्लूइडिटी का मतलब है कि मूव करना, द फ्लूइड हम किसको कहते हैं, फ्लूइड मींस द मटेरियल विच फ्लो, द मटेरियल विच फ्लोज, उसको हम कहते हैं फ्लूइड, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। सो फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमने कल देखा था, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, वो मूव करता है, क्या करता है, वो मूव करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, दैट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। सो इस मूवमेंट के दौरान जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मूव कर रहा है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिक्स नहीं है, मूव कर रहा है, तो जहां पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, हमने इसके पहले क्लास में देखा था कि उसके कंपोनेंट में कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है, जहां पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है वहां पे मूवमेंट क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, और वहां पे जो उसके पैर हैं, हमने देख बताया था पैर टूटे हुए रहते हैं और पैर सीधे रहते हैं, तो जो टूटे हुए पैर हैं वहां पे क्या है, लूज है, वहां का जो एरिया है वो एकदम ढीला है, लूज है, और वहां का मूवमेंट क्या होगा, जहां पे पैर टूटा हुआ है, और क्योंकि वहां पे कोलेस्ट्रॉल भी कम रहेगा, क्योंकि पैर टूटा हुआ है तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल भी कम रहता है, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल कम है, पैर भी टूटा हुआ है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मूवमेंट स्लो होगा कि फास्ट होगा, फास्ट होगा, है ना, वहां पे क्या है, फास्ट मूवमेंट होगा। दूसरी बात, जहां पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जहां पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और वहां पे टूटा हुआ भी नहीं है, मतलब सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, आपने आंसर दे दिया था, ठीक है, जहां पे फैटी एसिड के पैर टूटे हुए नहीं है और जहां पे आपके कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज्यादा है, वहां पे आपका मूवमेंट क्या होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आई होप कि आप आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सीधा है ना, ये क्या है, ये सीधा है, ये क्या है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ठीक है, तो ये सीधा है, इसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल भर भर के होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल भर भर के कोलेस्ट्रॉल होंगे, है ना, तो क्या है, यहाँ पे मूवमेंट क्या होगा, यहाँ पे स्लो मूवमेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट स्लो, क्यों, क्योंकि दे आर टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर, दे आर टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर
ये टूट जाता, यानी पैर यहाँ पे टूटा हुआ होता, पैर यहाँ पे टूटा हुआ होता, तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन कम होगा, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बहुत ज्यादा होगा, है ना, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन यहाँ पे ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कम होगा या ना के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता होगा क्या होगा, स्लो मूवमेंट होगा। सो द एरिया वेयर दिस टूटे हुए टंगड़ी इज प्रेजेंट, देयर द मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन विल बी स्लो, है ना, मूवमेंट सॉरी फास्ट, यहाँ पे फास्ट होगा, यहाँ पे स्लो होगा, राइट, ओके। सो मूवमेंट विल बी फास्ट और यहाँ पे क्या होगा, स्लो। हमने एग्जांपल दिया था कि एक छोटा सा दरवाजा है, ठीक है, वहां पे छोटा सा दरवाजा है और उस दरवाजा बहुत ही टाइटली पैक है, ठीक है, टाइटली पैक है, बहुत सारे इंसान है। अगर वो इंसान को क्रॉस करना है उस दरवाजे को, तो कैसे क्रॉस करेंगे वो लोग, कैसे क्रॉस करेंगे, बहुत ही स्लोली क्रॉस करेंगे। यहीं अगर सिर्फ 4 लोग हैं और बहुत बड़ा दरवाजा है, तो बहुत वो लोग फास्टली वो लोग एंटर कर सकते हैं उस दरवाजे के अंदर, यस और नो। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे टूटा हुआ टंगड़ी है, ये एरिया में बहुत कम अमाउंट में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होंगे, तो इनका मूवमेंट ज्यादा होगा, फास्ट होगा। कोलेस्ट्रॉल भी कम है, फास्ट होगा यहाँ पे मूवमेंट। लेकिन यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी पैक है, सारे मटेरियल भी बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, एकदम टाइटली पैक्ड हैं, इनका मूवमेंट यहाँ पे स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो the fluidity of the membrane depends upon the deposition of cholesterol. Very important point, very important point. क्या important point? The fluidity of plasma membrane, the fluidity of the plasma membrane depends upon the deposition of cholesterol and the presence of and the type of fatty acid, ठीक है। फ्लूइडिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पूरे जीवन काम करेगा। जब भी जितना भी आप सेल के बारे में पढ़ोगे, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके पूरे सेल के स्टडीज के दौरान काम करेगा। अगर डॉक्टर बन गए तब तो ठीक ही है, नीट में आ गया क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतरीन चीज हो जाएगा। नहीं भी आता है, ठीक है, और बाई चांस आप लोगों का मन बदल जाता है, आप लोग रिसर्च फील्ड में जाने का इंटरेस्ट रखते हैं, तो अब रिसर्च फील्ड में जब जाते हैं तो रिसर्च फील्ड में भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अब इसी पे डिपेंड करता है कि हमारा एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का स्पीड क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस कैसे होगा और कहां होगा, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। हमने ये बात बताई थी आपको कि इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, यस ऑफ कोर्स इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अलग से हम लोग सेशन में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, जब समय आएगा हम आपको बताएंगे। एंडोसाइटोसिस क्या मतलब होता है, सेल के अंदर एंट्री करना, कोई भी मॉलिक्यूल अगर सेल के अंदर एंट्री करता है तो वो एंडोसाइटोसिस है। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल से कोई मटेरियल बाहर जाना, उसको कहेंगे हम एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है। और इसी फ्लूइडिटी के वजह से ही ये दोनों पॉसिबल हो पाते हैं, ठीक है। और मान के चलिए कि हमारा मेम्ब्रेन है, हमारा क्या है, यहाँ पे मेम्ब्रेन है, और ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन मूव कर रहा है, ये क्या आ रहा है, मूव कर रहा है। जब ये मूव कर रहा है तो अगर यहां से कोई मटेरियल बाहर जाना होगा तो ये होल करके बाहर निकल आएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैप हो जाएगा और फिर ये बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ है, यहाँ पे जो वॉल ब्रेक हुआ है इसका, ये वॉल ठीक है, ये हमारा जो वॉल जो ब्रेक हुआ है, इसका रिप्लेसमेंट कैसे होगा, इसका रिप्लेसमेंट होगा क्योंकि ये नया फॉस्फोलिपिड यहाँ पे बनता रहेगा,
नया नया फॉस्फोलिपिड बनता रहेगा और वहां पे वो डिपॉजिट होता रहेगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। और अगर मान के चलिए ये मूवमेंट नहीं होता तो यहाँ पे जो ब्रेक हुआ है, ठीक है, वो कभी भर नहीं पाता। क्या नहीं होता, भर नहीं पाता। और इसीलिए एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के लिए फ्लूइडिक प्रॉपर्टी होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसके लिए, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के लिए फ्लूइडिटी, है ना। तो फ्लूइडिटी को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है। और ये फ्लूइडिटी का टर्म हम लोग साइटोप्लाज्म में भी पढ़ेंगे, है ना, साइटोप्लाज्म में पढ़ेंगे, अभी तुरंत हम बताएंगे 2 मिनट में। ऑलराइट, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वी विल टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म इन डिटेल नाउ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं। आपने पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में या चैट बॉक्स में आपको क्या मिलेगा, आपको ऑप्शन आएगा, बहुत ही टिक मार्क का और क्रॉस मार्क का, कई सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, उस ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन रहेगा टिक का। समझ में आ गया तो टिक लगा, समझ में नहीं आया तो क्रॉस कर दीजिए। हम जो भी क्रॉस करेगा हम बता देगा। अमरजीत कुमार यादव, आपको समझ में नहीं आया, कहां पे समझ में नहीं आया प्लीज मुझे बता दीजिए। अमरजीत कुमार यादव, कहां पे समझ नहीं आया, मुझे चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, किस एरिया में आपको समझ में नहीं आया। अमृत राज को भी समझ में नहीं आया, बताइए क्या समझ में नहीं आया, अपने चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपना क्वेरी। वॉल ब्रेक वाला, अच्छा नो प्रॉब्लम। आप बताइए अमृत राज, आपको क्या दिक्कत है। अमृत राज, ठीक है, जब तक अमृतराज हम डालते हैं तब तक हम अभिजीत कुमार यादव का जो क्वेरी है हम उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलो। तो अभिजीत को सेल ब्रेक वाला समझ में नहीं आया। चलो, तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी हो सकता है कि वहां पे ग्लैर हो रहा हो, लाइट आ रहा हो, इसलिए समझ में नहीं आया हो। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये मेम्ब्रेन कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कंटिन्यूअसली ये मूव कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। तो सोचो कि अगर हम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हम कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, और हमारे साथ साथ कई सारे लोग हैं। अगर किसी को बाहर जाना होगा, ठीक है, तो कोई भी मटेरियल, याद रखिएगा, कोई भी मटेरियल बाहर जाना या अंदर आना होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वॉल को सराउंड करके ही निकलता है या अंदर आता है। फॉर एग्जांपल, यहां से कुछ मटेरियल को बाहर निकलना है, ये मटेरियल है, ठीक है, हम दूसरे कलर से बना देते ताकि डिफरेंस आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, हम ऑरेंज से बनाते हैं। तो ये हमारा एक मटेरियल है, ठीक है, इस मटेरियल को बाहर निकलना है तो क्या करेगा, ये मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। अब ये क्या करेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी मूव करता है, हम बताएंगे अभी, जस्ट हम बताएंगे ये क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म के मूवमेंट की वजह से ये यहां तक आ गया है। अब इसको निकलना है कैसे भी करके, तो यहां से जब ये बॉडी यहां तक पहुंचेगा, अब ये सेल मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज हो गया। अब ये जब ये वापस बाहर निकलेगा तो किस कंडीशन में निकलेगा, हम उसको यहां पे लिख बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से इस मेम्ब्रेन को भी साथ में लेकर निकलेगा, और निकलेगा जब बाहर आएगा तो कैसे हो जाएगा, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके बाद ये आपका अंदर का मटेरियल है। ठीक है, तो इस तरह से बाहर निकलेगा। तो ये जो मेम्ब्रेन यहां पे निकला है, एक्सचेंज नहीं होता है, वैसा एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, आउटर से इनर, इनर से आउटर, फॉस्फोलिपिड एक्सचेंज नहीं होंगे, नो नेवर।
तो ये जो हमारे ये हमारा मॉलिक्यूल है, तो ये हमारा मॉलिक्यूल बाहर निकला। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड किए है इसको, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सराउंड किए, यहां से लॉस हो गए हैं, यहाँ पे देखो खाली हो गया है, ये एरिया यहाँ पे वैकेंट हो गया है ना, एरिया वैकेंट हो गया है। अब इसको क्या करना, इसको अगर हम पूर्ति नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मटेरियल सारा लीक होने लगेगा। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिक्स होता तो ये यहाँ पे कभी पूरा होता ही नहीं, है ना। अब इसको क्या करना है, पूरा करने के लिए ये मूव करता रहता है ना। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे है, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करके, पहले मूव करके यहाँ आएगा, फिर मूव करके यहाँ आएगा, फिर मूव करके यहाँ आएगा, फिर मूव करते 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 इस कैविटी को, यानी इस पूरे गड्ढे को ये भर देगा, पूरे गड्ढे को क्या कर देगा, अब भर देगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल हमारे बाहर निकल आए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा। और कवर कैसे क्यों हुआ है, बिकॉज वहां पे मेम्ब्रेन मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे खड़े, यहाँ पे मेरा गैप बन गया है, हम क्या करेंगे, जब मूव करेंगे तो उस गैप को मूव करते करते भर देंगे, नया मॉलिक्यूल ऐड होता जाएगा, बीच में घुसता जाएगा और हम साइड में होते जाएंगे। कभी भी आपने देखा होगा, जब लाइन में आप लोग साइड से लगते हैं और कोई बीच में आके घुसता है, तो या तो इधर वाले को मूव करना पड़ेगा या उधर वाले को मूव करना पड़ेगा, है ना। और जिस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो कोई 4-5 आदमी बीच में घुस गया, तो क्या करेंगे, हम साइड में मूव कर जाएंगे, क्योंकि हम मूव करते कर रहे हैं, राइट। तो हम जब मूव करेंगे तो जो मेरे बगल में जो स्पेस हुआ है उसको ऑटोमेटिकली हम फिल कर देंगे, यस। तो यही होता है फ्लूइडिक नेचर का प्रॉपर्टी, है ना। और इसी तरह से ये जो गैप बनता है वो भर जाता है। और सिमिलरली जब गैप जब अंदर की तरफ आएगा तो भी ये मेम्ब्रेन को ही अपने अंदर लेकर फिर एक मॉलिक्यूल अंदर आएगा मेम्ब्रेन के साथ, तो फिर गैप यहाँ पे बनेगा, फिर सेम चीज होगा फ्लूइडिटी, और सेम ये वापस से रिकवर हो जाएगा इसका मेम्ब्रेन। समझ में आ गया, समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अमृतराज अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। क्वेश्चन है सर, हो गया, अच्छा। आउटर फॉस्फोलिपिड, वैष्णवी क्या आउटर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इनर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से एक्सचेंज कर सकता है क्या सर, नहीं कर सकता है। ओके, अमरजीत कुमार यादव, आपको समझ में आ गया जो हमने बताया, ये आप ही के लिए था। ओके चलिए, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपना अपना जो टिक मार्क किया आपने वो उसको हटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम देखते हैं नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म भी मूव करता है, साइटोप्लाज्म भी मूव करता है, और इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या फिर इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। क्या कहते हैं, साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या फिर हम इसको कहेंगे साइक्लोसिस। यानी ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल है, ये हमारा एनिमल सेल है, ठीक है। इस एनिमल सेल में हमारे पास सेल साइटोप्लाज्म है, ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। लास्ट क्लास में हमने प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का डिफरेंस हमने देखा था, है कि नहीं है। चलो, तो ये क्या है, ये है आपका साइटोप्लाज्म, मान के चलिए साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर मान के चलिए प्रोटीन, एक प्रोटीन यहाँ पे है, ठीक है, एक प्रोटीन क्या है, ये प्रोटीन यहाँ पे है। अब ये कुछ देर बाद अगर देखिएगा तो ये प्रोटीन माइग्रेट करके यहाँ पे चला गया होगा, ठीक है। फिर देखिएगा तो ये प्रोटीन यहाँ आ गया होगा, यहाँ का जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये मूव करके यहाँ पे चला गया है। यहाँ के सेल इंक्लूजन्स हैं, यहाँ पे सेल बॉडी या फिर यहाँ पे कुछ सेल इंक्लूजन्स होंगे, ये मूव करेंगे, ये मूव करके यहाँ पे आ गए होंगे। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो मूव करते रहते हैं। कुछ मान के चलिए कि हमारे पास कुछ केमिकल्स है, कुछ एंजाइम्स यहाँ पे हैं, ये एंजाइम कुछ देर के बाद यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। यानी ये बताता है हमें, ये हमें शो करता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी कंटिन्यूअसली साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता रहता है,
ठीक है, हम बताएंगे कि सेल इंक्लूजन क्या होता है, हम आगे चल के सेल जब ऑर्गेनल्स बताएंगे तो साथ साथ सेल इंक्लूजन भी बताएंगे। ठीक है, तो ये मतलब हमारा साइटोप्लाज्म क्या होता रहता है, मूव होता रहता है। क्योंकि साइटोप्लाज्म यहाँ पे मूव हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर साइक्लोसिस। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं, अगर समझ में नहीं आया है, अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा फास्ट गए हैं, तो हम फिर से इसको बता देते हैं, सुन लीजिए। हमारा साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म में साइटोसोल है और सेल ऑर्गेनल है। हमारा साइटोसोल क्या करता है, साइटोसोल मूव करता है, यानी ये साइटोसोल एक जगह से दूसरे जगह ये मूव करता रहता है, जिसके वजह से हमारे जो मटेरियल्स हैं वो हर एक हर चीज के हर किसी के पास ये पहुंचता रहता है, मतलब एवरीवेयर द मटेरियल द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोसोल moves from one side to another because of its cytoplasmic streaming, और हम कह सकते हैं साइक्लोसिस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्लूइड फ्लूइड विल मूव, फ्लूइड विल मूव। ठीक है, फ्लूइड मूव करते हैं। ठीक है, फ्लूइड और फ्लूइड के साथ जो मटेरियल होंगे वो भी साथ साथ मूव करेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड मूव करते हैं। ठीक है, फ्लूइड, क्लियर। हम इसको कहेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर साइक्लोसिस। चलो इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। हम क्या कह सकते हैं इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को, क्या कह सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इज कॉल्ड, या फिर हम कॉल्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉल्ड भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, let's talk about the membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा, तो उस मेम्ब्रेन से हमारे मॉलिक्यूल जो है वो एक्सचेंज कैसे होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो उसको वो एक्सचेंज होते हैं ऑस्मोसिस, यानी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अंदर या बाहर, तो ये ऑस्मोसिस से मूव करेंगे या डिफ्यूजन से मूव करेंगे, है, ऑस्मोसिस से मूव करेंगे या फिर किससे मूव करेंगे, डिफ्यूजन से मूव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारी चीजें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। आगे आप लोग जाइएगा प्लांट के बारे में पढ़िएगा, तो प्लांट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी 5 चैप्टर है, प्लांट फिजियोलॉजी आपके इस पूरे 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, और करीब करीब 18 क्वेश्चंस आते हैं, 18 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से शायद, राइट, 18 या 16 या कितने क्वेश्चंस है, 8 क्वेश्चंस के करीब आते हैं उसमें, नॉट 18, 8 क्वेश्चन के करीब आते हैं। एनीवेज, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। सो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन 8 से 12 हमने बताया होगा आपको, 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं, ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया होगा। ठीक है, आपने 9th में पढ़ा होगा ये सेम चीजें, सेम चीज आपने 10th में भी पढ़ा होगा प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में, यहां पे भी आप लोग वही चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब लोगों को पता होगा ये क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी आप लोग चैट बॉक्स ऑन करो। ठीक है, चैट बॉक्स ऑन करके आप लोग इस ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डेफिनेशन टाइप करके मुझे भेज दो, या फिर आप लोग पेपर पे लिखकर, ठीक है, पेपर पे लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, हम उसको देख लेंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन इसके बारे में, क्योंकि अभी हम लोग उसका डेफिनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, राइट। तो अपना क्या करिए, मुझे चैट बॉक्स में उसका डेफिनेशन लिखकर भेज दीजिए कि ऑस्मोसिस क्या है और डिफ्यूजन क्या है, फटाक से फुर जल्दी से भेजिए।
मोहम्मद अरीज ने ऑस्मोसिस का आंसर भेजा है। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ए भाई, ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन घुसा दिए। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर लिखा है मोहम्मद अरीज, गलत है भाई। निधि कुमारी ने आंसर भेजा है। Osmosis is equal to higher concentration to lower concentration. Osmosis, movement of water from higher concentration to lower concentration. Diffusion, movement of particles of from higher concentration. दोनों में क्या अंतर दिखाई दिया मुझे अनुष्का? दोनों में तो कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दिया। चलिए, तो आप लोग टाइप करके तब तक भेजेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, है ना? तो हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग खुद देख ही लेते हैं कि क्या होता है। क्यों अपना हम समय पर मूल्यवान समय हम लोग वेस्ट नहीं करें, है ना? देखो, ऑस्मोसिस, यहां पे हम इसको एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, हमारे पास क्या है? एक कंटेनर है, उस कंटेनर को हमने बीच से डिवाइड किया। कंटेनर को क्या किया? बीच से डिवाइड किया। कंटेनर सीधा है ना, एक टेढ़ा है कंटेनर। हम सीधा कंटेनर बनाते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, हमने कंटेनर बनाया, उसको हमने बीच से डिवाइड कर दिया। वैष्णवी ने आंसर भेजा है, डिफ्यूजन इज द, एक सेकेंड हम देख ही लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने आंसर भेजा है। रियली इट्स इन क्वाइट कूल। ओके, वाओ, वाओ, सबने भेजा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। शिवानी गुप्ता ने भेजा है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, सेम चीज। वैष्णवी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम, वैष्णवी का आंसर अब जाके कुछ हद तक सही हुआ है, ठीक है, 90%। अर्चना, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इन ओनली लिक्विड, व्हेयरएज डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन ऑल थ्री स्टेट्स। अच्छा, diffusion is intermixing of two particles of on their own. Osmosis is the movement of water molecule through a selectively permeable, the passing of liquid through a thin layer is called osmosis. अच्छा, आप लोग इसके पहले की देखिए, संजना ने आंसर दिया, शिवानी ने आंसर दिया, आदित्य राज, शिवानी गुप्ता, मीनू कुमारी, वैष्णवी, ब्याहुत, मोहम्मद शमशद, ओजस्वी यशी, ऋषभ अनुराग, अभ्यदित्य राणा, अर्चना, शिवानी, संजना, इन लोगों ने आंसर दिया है। सानिया पंचल, इन लोगों ने आंसर दिया है, अच्छी बात है, ठीक है। तो उसके पहले कि आप लोग कुछ नया आंसर दो, कुछ डिफरेंट डेफिनेशन दो, हम भी बता देते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये कंटेनर है, और इस कंटेनर को हमने क्या किया है? कंटेनर को स्प्लिट किया है। कंटेनर को क्या किया है? हमने स्प्लिट किया है बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। किससे? सेमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने बताया था, राइट? हमने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ा रहे थे, तो हम बताए कि पहला को ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो सारे मॉलिक्यूल को पास कर देता है, उसको हम कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। ये फुल्ली परमिएबल होता है, यानी सारे मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, वो परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाएंगे। सेकेंड हमने देखा था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन होते हैं जो कुछ मॉलिक्यूल को अंदर भेजेंगे, कुछ मॉलिक्यूल को अंदर नहीं भेजेंगे। क्योंकि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम सेमी परमिएबल इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर वो प्रोटीन चैनल अगर क्लोरीन नहीं है, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ लिपिड सॉल्युबल जाएंगे, वाटर सॉल्युबल नहीं जाएंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा क्या है? तीसरा है नॉन परमिएबल या इम्परमिएबल। नॉन परमिएबल या इम्परमिएबल किसको कहेंगे? कि कोई भी मॉलिक्यूल को अंदर नहीं भेजेगा, दैट इज योर इम्परमिएबल। डेड सेल्स जो होते हैं जिसमें लिग्निन डिपोजिशन होने लगते हैं, यानी मान के चलिए कि कुछ फाइबर्स, ये हमारे प्लांट के फाइबर्स हैं। क्या है? प्लांट के फाइबर्स हैं। प्लांट का आपने सुना होगा फाइबर, तो ये जो प्लांट का फाइबर है, इस फाइबर में आपको फाइबर का जो आउटर पार्ट है, ठीक है, फाइबर का जो वॉल है, उस वॉल में क्या होता है? लिग्निन डिपॉजिट होता है। लिग्निन, सुबेरिन, लिग्निन, ये सब कंपोनेंट्स डिपॉजिट होते हैं।
ठीक है, सुबेरिन, लिग्निन, ये सब मॉलिक्यूल जो है वो डिपॉजिट होते हैं। तो क्या है, ये एक फाइबर है, प्लांट फाइबर आपने पढ़ा होगा, जूट, जूट वगैरह सब फाइबर है ना, जूट पढ़ा होगा। उसके बाद और भी कई सारे फाइबर्स है, कोकोनट का आउटर जो पार्ट होता है फाइबर, फाइबरस, रेशेदार। उसके बाद आपने पढ़ा, आपने देखा होगा आपको जो क्या सहजन, सहजन का जो प्लांट है उसमें फाइब्रस प्लांट, आपको फाइब्रस फ्रूट मिलते हैं आपको, है ना, लंबा लंबा सा जो डंटी आता है जिसको हम खाते हैं चूस चूस के। ये क्या है, फाइबर है, क्या फाइबर है। इसके आउटर वॉल क्या है, डेपोजिशन है। किसका डेपोजिशन है, लिग्निन या लिग्निन सुबेरिन का डेपोजिशन है। हम इसको कहेंगे लिग्निफाइड सेल वॉल। क्या कहेंगे, लिग्निफाइड सेल वॉल। ये क्या है, ये फाइबर है, कुछ इसी तरह का फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ये कुछ इस तरह का प्रेजेंट होते हैं फाइबर। आपने टिश्यू में पढ़ा होगा, टिश्यू चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। हाँ बेदी तिराना, क्या प्रॉब्लम है, अक्वापोरिन, अक्वापोरिन, अच्छा। तो ये आपका पोरिन मॉलिक्यूल है, क्या पोरिन है। अगर इसमें बाकी सारे मटेरियल पास कर रहे हैं, सारे मटेरियल, तो नॉर्मल पोरिन है। अगर इसमें वाटर पास करे तो ये हम इसको कहेंगे अक्वापोरिन। अक्वा मीन्स वाटर, सो वाटर पास करने वाला पोरिन को हम अक्वापोरिन कहते हैं। आई होप योर डाउट इज क्लियर। नाउ ये क्या है, फाइबर है। फाइबर में देखिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे गैप है, यहां पे लिग्निन डिपोजिशन अच्छे से नहीं हुआ है। सो द मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन, द मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन। कुछ ऐसे प्लांट में वेसल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वेसल्स होते हैं प्लांट्स में जो कि मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते हैं, एक्सचेंज करवाते हैं। उसमें भी ऐसे डिपोजिशन अगर होते हैं तो इस गैप के थ्रू वो मॉलिक्यूल मूव कर जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे गैप नहीं है, इसमें डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सुबेरिन, ये सब चीजें हैं जो कि इस मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, इस पर्टिकुलर एरिया को कंप्लीटली इम्परमिएबल कर देता है, यानी यहां से मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर सकता है। उसको हम कहेंगे नॉन परमिएबल या फिर इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। आई होप आपको ये डायग्राम के साथ मैंने बताया समझ में आ गया होगा। ऐसे मटेरियल जहां से पास कर सकता है, ये सेमी परमिएबल हो सकता है या परमिएबल मेम्ब्रेन हो सकता है। लेकिन ये मेम्ब्रेन जहां से डिपोजिशन, जहां पे डिपोजिशन है, जहां से मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर सकते या लीव नहीं कर सकते, यानी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये हमारा सेंट्रल ल्यूमेन है और इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल है। सो मटेरियल इसको छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, उसको हम कहेंगे, जहां से बाहर नहीं जा पाते उस सारे एरियाज को हम कहेंगे नॉन परमिएबल, और जहां से मॉलिक्यूल बाहर निकल सकते हैं उन सारे एरियाज को कहते हैं हम परमिएबल हो सकता है या फिर सेमी परमिएबल हो सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 3 मेम्ब्रेन, तो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उस कंटेनर को क्या कर दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उस कंटेनर को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, उस कंटेनर को क्या किया हमने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिवाइड कर दिया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी हो सकता है इसमें कई सारे पोर्स हैं और उस पोर्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो सकते हैं। अब ये क्या है, अब ये साइड ए और ये साइड बी है। ठीक है, कह सकते हैं कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में और कॉलम बी में बहुत सारे चेंजेस किए हमने। यहां पे एक सॉल्यूशन हमने डाला, यहां पे भी हमने एक सॉल्यूशन डाला और सॉल्यूशन से भर दिया इसको। सॉल्यूशन का मतलब आप लोग समझते होंगे, सॉल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, है ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी वाटर, एक वाटर है जो कि डिसॉल्व जिसमें हो सकता है, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। केमिस्ट्री में और अच्छा डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा सॉल्वेंट का।
ठीक है, सॉल्वेंट इसमें हम जिसमें डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी वाटर में सब कुछ हम डिसॉल्व कर सकते हैं, जो कि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब वाटर में डिसॉल्व होंगे। सो वाटर को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और सोल्यूट यानी जो मटेरियल जो हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने वाले हैं उस कंपोनेंट, उस मटेरियल को हम सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो हम इसमें क्या, उसी को टोटल दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। यानी अगर मान के चलिए कि हम चीनी है, हमारे पास क्या है, हमारे पास पानी है और उस पानी में हमने क्या मिलाया, ग्लूकोज मिलाया, तो पानी क्या है, सॉल्वेंट है, ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट है। सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। सोल्यूट क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है और वाटर है, दोनों मिलाकर क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन बनाएंगे, किसका, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोनों का अंतर आपको पता चल गया होगा। ए साइड और बी साइड दोनों, यहां पे हमने ए साइड में हमने एक सॉल्यूशन डाला जिसके अंदर सॉल्यूट का मात्रा बहुत ही ज्यादा है, हाई अमाउंट में है, और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट क्या है, कम है। हम एक काम करते हैं, दूसरे कलर से बनाते हैं सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट को हम ब्लू से बना देते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट को हम ब्लू से बनाते हैं, सॉल्वेंट कम है, ठीक है। बी सॉल्यूशन में क्या है, बी सॉल्यूशन में आपको सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है और सोल्यूट क्या है, सोल्यूट बहुत ही कम है, सोल्यूट क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। अब देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन को समझने के लिए ये समझना जरूरी है, क्योंकि तभी जाके डेफिनेशन को आपको रटना नहीं पड़ेगा, डेफिनेशन को किसी भी चीज को बायोलॉजी में रटना नहीं पड़ेगा। अगर हम उसको एक्सपेरिमेंटली हम लोग स्टडी करते हैं, आंखों के सामने जब कोई चीज आ जाता है वो हम भूलते नहीं है और उसको रटते नहीं है। किसी भी मूवी के स्टोरी को आप रटते हो बैठ के, नहीं, फिर भी याद रहता है। क्यों याद रहता है, क्योंकि हम उसके आंखों के सामने हम देखते हैं। तो वैसे ही हर चीज को विजुअलाइज करने की आदत डाल लो, आपको कोई चीज नहीं भूलेगा, आपको कभी नहीं भूलेगा, गारंटीड है। लिख के दे रहे पेपर पे, बॉन्ड पेपर पे साइन करके ले लो हमसे, ठीक है, कभी नहीं भूलेगा अगर आंखों के सामने विजुअलाइज कर लेते हो अच्छे से, पूरे दिल से। नाउ हमारा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है यहाँ पे, हम इस सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम इसमें डालेंगे, इसमें से जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है उसको भी इसमें हम डालेंगे, ठीक है। ये सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हम इसमें डालेंगे और इस सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को भी इसमें डालेंगे। सो यहाँ पे क्या है, सोल्यूट ज्यादा है, ठीक है, सोल्यूट क्या है, सोल्यूट ज्यादा है, तो हम सोल्यूट से इसको भर, सॉरी सोल्यूट का कलर डिफरेंट हो गया, ठीक है। ये क्या है, इसमें सोल्यूट भरा है, सोल्यूट से ये भरा पड़ा है, ठीक है। और सोल्यूट यहाँ पे क्या है, कम है, ठीक है, सोल्यूट यहाँ पे क्या है, कम है। सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो कम है और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, भरा पड़ा है, ठीक है। सो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम है, और यहाँ पे सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है। अब बताइए कि इसको हमने बीच से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया, अब यहाँ पे मूवमेंट कैसा होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, आपसे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये है कि अब सोल्यूट का मूवमेंट कैसा रहेगा, ए टू बी रहेगा, ठीक है, ऑप्शन ए टू बी, ऑप्शन बी टू ए, ऑप्शन सी नो मूवमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सोल्यूट का मूवमेंट कैसा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्वेंट का मूवमेंट कैसा रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए सेम, ऑप्शन ए टू बी, ऑप्शन बी टू ए, ऑप्शन सी नो मूवमेंट,
ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ द ऑल द अबव। ठीक है, अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। यस, ओके। सो वैष्णवी ने आंसर डाला 8। ओके, अमरजीत ने भी डाला, अभिजीत ने डाला। ओके ओके ओके, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सपेक्टिंग, सब लोग भेजे, सब लोग आंसर दे भाई। यहाँ पे इतने लोग जुड़े हुए हैं, सबका आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब लोग आंसर दे। ओके, ऑलराइट, चलिए चलिए चलिए, आप लोगों ने आंसर दे दिया। ओके ओके, आंसर्स आ रहे हैं और आंसर्स आ रहे हैं। ऑलराइट, मजे हैं मजे हैं। ओके, सो चलिए, तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर दे दिया है। और आंसर क्या है, अब हम यहाँ पे बताते हैं कि आंसर क्या है। सो सोल्यूट यानी ये, तो यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है और यहाँ पे सोल्यूट कम है। अब मूवमेंट कैसा रहेगा, सोल्यूट का मूवमेंट, अब सोल्यूट का मूवमेंट रहेगा ए टू बी। सो सोल्यूट का मूवमेंट रहेगा ए टू बी, सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉल्वेंट का मूवमेंट कैसा रहेगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट रहेगा, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे सॉल्वेंट कम है, तो अब सॉल्वेंट का मूवमेंट रहेगा बी टू ए। सॉल्वेंट का मूवमेंट कैसा रहेगा, बी टू ए, है ना। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट रहेगा बी टू ए, सो बी ऑप्शन इज राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए यानी ए टू बी, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बी टू ए, यानी सॉल्वेंट मूव करेगा बी टू ए और सॉल्यूट मूव करेगा ए टू बी। कैसे, क्यों, और इस क्वेश्चन से ही हम डेफिनेशन बना सकते हैं। यही दो क्वेश्चन आपको दो डेफिनेशन बनाने में मदद करेगा। कैसे डेफिनेशन बनाएंगे, सो ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। सोल्यूट का मूवमेंट क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑस्मोसिस है और कौन सा डिफ्यूजन है, दोनों यहीं पे अवेलेबल है। देखो, दोनों एक ही एक्सपेरिमेंट से हमने पढ़ लिया, दोनों का डेफिनेशन एक ही एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आ गया। कैसे, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ, यहाँ पे इस दोनों में क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों में ऑस्मोसिस कौन सा है, मुझे बताइए जल्दी से, इसका भी आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दोनों में ऑस्मोसिस कौन सा है, कम ऑन टेल मी। अनुष्का ने आंसर दिया, ओके, नेक्स्ट। सान्या पंचल ने भी आंसर दिया, ओके ओके ओके। कुछ लोगों ने आंसर गलत दिया, गलत दिया, गलत 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 है भाई, गलत है। चलो फिर हम बता ही देते हैं। तो ऑस्मोसिस यानी वाटर, ऑस्मोसिस यानी वाटर यानी सॉल्वेंट, डिफ्यूजन यानी सोल्यूट। सो अब यहां पे डेफिनेशन बनाते हैं। सो ऑस्मोसिस मींस द मूवमेंट ऑफ solvent molecule, the movement of solvent molecule from its higher concentration to its lower concentration, from its higher concentration to its lower concentration through a semi permeable membrane until it reaches its equilibrium, which means ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखकर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे सके। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ऑलराइट, चलिए, हम सिर्फ एक डेफिनेशन लिखेंगे और उसी डेफिनेशन में दोनों का आंसर छिपा होगा। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन अभी पूछा है कि सर हम जब ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम वाटर की बात करेंगे कि बाकी लिक्विड्स की भी बात करेंगे।
हम लोग ना ही वाटर की बात करेंगे ना ही बाकी लिक्विड्स की बात करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे सॉल्वेंट का। कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो मूव करेगा हम उसको ऑस्मोसिस कहेंगे। सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, बट सॉल्वेंट का मूवमेंट को ही हम ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, और जनरली वाटर के बारे में यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, वाटर के साथ अगर कुछ मिला दिया जाए, बाकी कोई लिक्विड भी यहाँ पे हम कह सकते हैं, बट सॉल्वेंट को ही हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्वेंट के बारे में ही हम कहेंगे कि ऑस्मोसिस यानी सॉल्वेंट का मूवमेंट। ठीक है, चलिए डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। हम डेफिनेशन लिखने से पहले थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देते हैं। मूवमेंट हो रहा है यानी हमारा इसमें सोल्यूट ज्यादा है, तो सोल्यूट अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करेगा। लेकिन कब तक मूव करेगा? जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। जब बराबर हो जाता है मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। इस बराबरी का हम एक टर्म देते हैं, टर्म से हम संबोधित करते हैं इस बराबरी को, हम उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी हमारा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समानता, इक्वल। सो ये मूवमेंट तब तक होगा चाहे वो सोल्यूट का हो चाहे वो सॉल्वेंट का हो, मूवमेंट तभी तक होगा जब दोनों में मॉलिक्यूल्स बराबर ना हो जाए। यानी जो मूव कर रहा है वो बराबर होना चाहिए फ्रॉम ए एंड बी, दोनों में। ठीक है, जो मूव कर रहा है वो बराबर होना चाहिए, ए से बी और बी से ए में। जैसे हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, या फिर पढ़िएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ, हम पहले ऑस्मोसिस का लिख रहे हैं, सॉल्वेंट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम its higher concentration to its का यहां पे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, to its lower concentration through a semi permeable membrane until it reaches its equilibrium। यहां पे मतलब देखिए बहुत ही सिंपल है। यहां पे हमने सोल्यूट लिखकर क्यों काट दिया है? क्योंकि हम इसमें ऑस्मोसिस का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, इसलिए हम सोल्यूट काट दिया। अगर हम इसको हम क्या करते, हम यहाँ पे डिफ्यूजन का हम पढ़ रहे होते तो यहाँ पे लिखते हम सोल्यूट, यहाँ पे हम सोल्यूट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का डेफिनेशन आ गया है। द मूवमेंट ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तो हम इसको भूल जाएंगे। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉरी पार्टिकल्स यहाँ पे लिखना भूल गया, सॉल्वेंट पार्टिकल्स from its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membrane until it reaches its equilibrium। कहने का मतलब है कि अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट बी टू ए मूव कर रहा है तब तक मूव करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस तब तक करेगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते। सो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या है? ऑस्मोसिस में अगर ऑस्मोसिस की बात आती है छुट्टा तो हम सॉल्वेंट लिखेंगे, सॉल्वेंट यानी ये ऑस्मोसिस है। और वहीं अगर डिफ्यूजन की बात किया जाए तो द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ये डिफ्यूजन के लिए सेम डेफिनेशन लिखा जाएगा, सोल्यूट पार्टिकल। और यहाँ पे गैसियस भी हो सकता है, गैस भी मूव कर सकता है, गैस मूवमेंट को भी हम डिफ्यूजन ही कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ solute particle from its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membrane until it reaches its equilibrium। यानी कि सोल्यूट तब तक मूव करेगा जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता,
तब तक मूव करेगा जब तक इक्विलिब्रियम यहाँ पे मेंटेन नहीं हो जाता। सो दिस इज व्हाट द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का डेफिनेशन है, यही है डेफिनेशन। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और वी कैन से ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन मतलब द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, सॉल्वेंट अपने, क्यों हम यहाँ पे बोले यहाँ पे इट्स इंपॉर्टेंट है, इट्स हमने क्यों बोला कि इट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है यहाँ पे एक टर्म अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, यहाँ पे एक टर्म अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। क्या जरूरत है? तो पहला बात ये कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं? ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं जनरली केमिस्ट्री में जिसमें सोल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो, हम उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखते कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो वो ऑस्मोसिस में फिट नहीं करेगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर ज्यादा होता है तो वाटर मूव करता है, तो ये ऑस्मोसिस में फिट नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा इट्स, यानी कि अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये यहाँ पे जरूरी है कि पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक है, दो चीज होता है, एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन। यानी ये सॉल्यूशन ए हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के रेफरेंस में कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये जो चेंबर है ए चेंबर, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, और चेंबर बी क्या है, चेंबर बी लो कॉन्सेंट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कम है, और इसमें सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, इसीलिए ये हायर कॉन्सेंट्रेशन का है और ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन का है। सॉल्यूशन के हिसाब से बात करेंगे तो, अगर हम कंपोनेंट के हिसाब से बात करेंगे, पार्टिकल के हिसाब से बात करेंगे, तो इसमें सोल्यूट पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्वेंट का कम है, इसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सोल्यूट का कम है। आई होप आप लोगों को ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन और पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन में, है ना। सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन वो होता है जो आपको, इसका दूसरा टर्म भी हो सकता है केमिस्ट्री में, ठीक है, हम जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बता रहे हैं, आपको ये टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन यानी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सोल्यूट का मात्रा अगर ज्यादा होता है तो वो सॉल्यूशन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यानी HCl में HCl का मात्रा, सोल्यूट का मात्रा वहां पे ज्यादा होगा, वहां पे वाटर का मॉलिक्यूल कम होगा, वाटर कम होगा इसीलिए वो कॉन्सेंट्रेटेड है। उसको हम डाइल्यूट करना है तो उसमें हम वाटर मिला देते हैं, या हम उसमें क्या करते हैं, उसमें डिस्टिल वाटर मिला देते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या हो, डाइल्यूट हो। यस, तो वाटर जब मिला देंगे सॉल्यूशन में तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, व्हिच मींस ये सॉल्यूशन के हिसाब से ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, सॉल्यूशन के हिसाब से ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन अगर पार्टिकल के हिसाब से देखा जाए, यानी एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में गर्ल्स भी है बॉयज भी है, अगर हम कहें कि गर्ल्स इज अ सोल्यूट एंड बॉयज आर द सॉल्वेंट, हमेशा हम सहमिलू होते हैं, सब भी मिल जाते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं मिलती है ना, सॉरी। तो बॉयज जो होते हैं वो क्या है, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, और गर्ल्स सोल्यूट है। किसी क्लास में अगर गर्ल्स कम है और बॉयज ज्यादा है तो सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, अगर किसी क्लास में बॉयज कम है और गर्ल्स ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, वहां पे चुगलियां बहुत होगी क्योंकि वहां पे लड़कियां बहुत ज्यादा है ना। अब अगर लड़की और लड़का दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम है, वहां पे ना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रल है, ना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ना ही लो कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, राइट। सिमिलरली ये भी है, अगर हम बात करें वहां पे तो सॉल्यूशन की बात किया मैंने, क्लास की बात किया, दोनों सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात किया। अगर हम बात करेंगे ऐसे सॉल्यूशन में, यानी ऐसे क्लासरूम में जिसमें लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम हैं, इन दिस केस सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम हैं, ठीक है, और अब अगर हम पूछे कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आप लोग क्या कहिएगा, गर्ल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अगर किसी क्लास में लड़का ज्यादा हो और लड़कियां कम हो तो वहां पे क्या, लड़के क्या है, लड़के हैं सॉल्वेंट और लड़कियां क्या है, सोल्यूट, ठीक है, लड़कियां हैं सोल्यूट और लड़के सॉल्वेंट। तो जब अगर पूछा जाए कि वहां पे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कहेंगे कि डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेशन लो है।
लेकिन वही अगर पूछा जाए कि बॉयज का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्या कहिएगा? कॉन्सेंट्रेशन हाई है सर। हाउ इज द जोश? हाई है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई है। तो अगर पार्टिकल की बात करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल अगर ज्यादा है तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन सॉल्यूशन भले डाइल्यूट, लेकिन वाटर का पार्टिकल का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए मैंने टर्म इस्तेमाल किया इट्स। यहाँ पे सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं है इस डेफिनेशन में। इस डेफिनेशन में सिर्फ पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन का लेना देना है। मतलब द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, उसको कहेंगे ऑस्मोसिस। वहीं अगर सॉल्यूट पार्टिकल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, उसको कहेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। चलिए, ये था आज का सेशन। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, चने के दाल का लेकर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है और वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल अवंती का नहीं है, ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल को जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कुछ कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। पर्टिकुलरली हम वीडियो के लिए बता रहे हैं हम। ठीक है, लर्निंग लाइफ ऑनलाइन, लर्निंग लाइफ ऑनलाइन, ये चैनल का नाम है। इस चैनल में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट में चने का दाल से इसी प्रोसेस को हमने समझाया हुआ है। तो उस एक्सपेरिमेंट को जाकर आप देख सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करिए, आपके पार्टिसिपेंट्स के लिस्ट में या फिर आपके चैट बॉक्स में जहां भी आपको दिख जाए, ठीक है, एक ऑप्शन होगा टिक मार्क और क्रॉस मार्क का। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, आज का पूरा लेक्चर समझ में आया तो टिक मार्क कर दीजिए, समझ में नहीं आया तो अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, हम अभी सॉल्व कर देंगे। चलिए, समझ में आ गया, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ करेक्ट, अमृतराज, अमृतराज तो देखे हैं भाई। ओके, चलिए, इसका मतलब सबको समझ में आ गया है। ऑल राइट, किसी ने क्रॉस नहीं किया, इसका मतलब सबको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, आपको समझ में आया। बस मेरा यही उद्देश्य है कि आप बस समझते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और क्या चाहिए जिंदगी में, और कुछ जिंदगी में नहीं चाहिए। बस आप लोग पढ़ें, अच्छा स्कोर करें। ठीक है, जब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और हाँ, बायोलॉजी से ना दिल से प्यार करिए। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि बायोलॉजी से आप लोग प्यार करो, दिल से प्यार करो। ठीक है, बाय बाय। हाँ, अभ्यदित्य राणा बोलिए, हाथ आपने उठाया है, क्या 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 डाउट, क्या बोलिए, हम हैं अभी, बोलिए।